नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया है। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने बयान जारी किया है। मुख्य मंदिर परकोटा 6 मंदिर बनकर तैयार, शेषावतार मंदिर भी बनकर तैयार। परकोटा के मंदिर पर ध्वज दंड और कलश स्थापित कर दिया गया है। सप्त मंडप संत तुलसीदास मंदिर भी तैयार हो गया है। तो राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। मुख्य द्वार मंदिर परकोटे के 6 मंदिर बनकर पूरे हो गए हैं। शेषावतार मंदिर भी बनकर तैयार हो गया है। परकोटा के मंदिर पर ध्वज दंड और कलश स्थापित कर दिए गए हैं। मुरादाबाद से खबर है, चौराहों पर लगे अपराधियों के फोटो वाले होर्डिंग्स। क्राइम रोकने के लिए मुरादाबाद पुलिस की बड़ी और अनोखी पहल। शहर के व्यस्त चौराहों पर लगाए गए अपराधियों के फोटोज वाले बड़े होर्डिंग, लुटेरों और छिनैती करने वाले बदमाशों के नाम और फोटोज के लगाए गए हैं होर्डिंग। थाना सिविल लाइन क्षेत्र स्थित दिल्ली रोड, महाराणा प्रताप चौक, महिला थाने के सामने लगाए गए हैं होर्डिंग। विशाल सक्सेना से इस पर अपडेट लेते हैं। जी विशाल, कुल कितने बदमाशों के होर्डिंग लगे हैं? बिल्कुल, आपको बता दूं, मुरादाबाद पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई है और एक अनोखी पहल उन्होंने शुरू की है कि जो क्राइम रोकने के लिए उन्होंने शहर के व्यस्तम चौराहों पर लुटेरों और छिनैती करने वाले जो बदमाश हैं उनके फोटो और उनके नाम लगाए हैं। जगह जगह कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र में जो है जगह जगह चौराहे पर जो व्यस्तम चौराहे हैं उन जगहों पर ये होर्डिंग लगाए गए हैं जिनपे लुटेरे और जो चुनौती करने वाले हैं उनके फोटो और उनके नाम उनके नीचे लिखे हैं। जो राहगीर हैं वो उनको रुक रुक करके देख रहे हैं और ये एक क्राइम को रोकने के लिए जो है बहुत बड़ी जो है इनकी मुरादाबाद पुलिस की अनोखी पहल है। और साथ ही जो लोग जिन लोगों से कुछ से बात भी की तो उन्होंने यही बताया कि ये योगी सरकार की मुरादाबाद पुलिस की बहुत अच्छी पहल है। बिल्कुल, और उसके बाद जिस तरीके से ये होर्डिंग्स और पोस्टर्स लगाए गए हैं उसमें इन बदमाशों पर क्या इनाम भी घोषित है, हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। एक सीरीज में देखा जा सकता है इन सबके चेहरे जो अपराध में लिप्त हैं, छिनैती और महिलाओं के साथ छेड़खानी, इस तरह के अपराधों में ये लोग लिप्त पाए गए हैं। तो ये क्या इन पर कुछ इनाम भी घोषित है विशाल? बिल्कुल, जो लुटेरे और चुनौती जिनके ये होर्डिंग पर फोटो और नाम लिखे गए हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके ऊपर मुरादाबाद पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा है। तो अपराधियों के चौराहों पर होर्डिंग लगाए गए हैं, कुछ पर तो इनाम भी घोषित है। ये तमाम चेहरे हैं जिनकी तलाश पुलिस को है। जानकारी के लिए शुक्रिया विशाल आपका। देश भर में एसआईआर को लेकर अब चुनाव आयोग तैयार है। आज चुनाव आयोग की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत 10 से 15 राज्यों में एसआईआर की घोषणा आज ही की जा सकती है। इसमें पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी जैसी 5 चुनावी राज्य भी शामिल होंगे। वहीं बर्फबारी वाले ठंडे इलाकों को इस पहले चरण से बाहर रखा जा सकता है। जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग पहले सभी राज्यों में एक साथ एसआईआर करने की तैयारी में था, लेकिन राज्यों के सीईओ के साथ 2 दौर की बैठक के बाद यह फैसला हुआ कि जिन राज्यों में तैयारी पूरी है वहीं पहले चरण में एसआईआर शुरू किया जाएगा। बाकी राज्यों में इसे अगले चरण में किया जाएगा। बिहार की तर्ज पर देश भर में एसआईआर की पूरी प्रक्रिया 3 महीने में पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। पूरे देश में एसआईआर की घोषणा होने वाली है और इस पर अलग अलग पार्टियों का अपना अपना रुख है। कोई इसका स्वागत कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है। एसआईआर का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है। 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और मेरा विश्वास है कि एसआईआर के बाद उस दिशा में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग का ये स्वागत योग्य निर्णय है। एसआईआर ने बिहार में शानदार काम किया। एक मैराथन प्रक्रिया के बाद अब मतदाता सूची में विपक्ष ने जितना भी कोहराम पहले मचाया, लेकिन आखिरी मतदाता सूची पर बोलती सबकी बंद थी। पूरे देश में एसआईआर कराया जाना चाहिए और उद्देश्य बिल्कुल साफ है। कोई भी अवैध मतदाता इस सूची में शामिल नहीं हो, वैध मतदाता का नाम नहीं छूटे और बखूबी एसआईआर ने इसे अंजाम दिया है। निर्वाचन आयोग का निर्णय है, बिहार में वो कर चुके हैं
कुछ प्रदेशों में पहले शुरू किया है और आज से 10 प्रदेशों में और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करने वाले हैं, ऐसा मैंने भी समाचार पत्रों में पढ़ा है। क्योंकि ये निर्णय चुनाव आयोग का है और ये चुनाव आयोग समय समय पर ऐसा करते रहते हैं, क्योंकि उचित वोटर जो है उसी को वोट डालने का अधिकार हो। जो इलीगल वोटर कहीं दर्ज भी हो गया तो उसको खत्म निकालना ये देश के हित में है, समाज के हित में है, हमारे डेमोक्रेसी के हित में है। इसलिए जनतंत्र को अगर बनाए रखना है तो इस प्रकार से जो गलत ढंग से वोट बन गए हैं उनको समय समय पर निकालना, हटाना, ये चुनाव आयोग के तंत्र का काम है। सबसे पहले शक यहाँ पैदा होता है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि एसआईआर पूरे देश के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। विपक्ष को बहुत सारे एतराज़ात हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको क्यों सपोर्ट करती है? एसआईआर में जो वोट्स डिलीट किए जाते हैं, इसका मतलब है कि उन वोटों का ताल्लुक विपक्ष से होता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी और उसकी सरकार एक बड़ी साजिश में शरीक हैं। देखिए, एसआईआर करने के निर्णय का चुनाव आयोग का मैं स्वागत करता हूं। आज एसआईआर इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि वोटर लिस्ट में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से भारत में रहने वाले लोग या जो लोग जिनकी मृत्यु हो गई है या ऐसे लोग जिनके 2 वोट बन गए हैं या बड़ी संख्या में ऐसे लोग जो अपना स्थान छोड़ करके चले गए हैं, इस प्रकार के लोग हालांकि पात्रता नहीं रखते हैं तो भी वोटर लिस्ट में इनका नाम है। सीएम योगी लखीमपुर खीरी के कबीर धाम पहुंचे। यहां पर उन्होंने कबीर स्मृति जन्म उत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि संत कबीर ने बेड़ियों में जकड़े समाज को नई राह दिखाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राम मंदिर को लेकर विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया और कहा कि अयोध्या की तस्वीर और तकदीर बदल रही है। एकजुटता होती है ना, असंभव भी संभव हो जाता है। आज आप अयोध्या धाम में जाएंगे, भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो चुका है। जो अयोध्या वीरान थी, आज फिर से वहां रौनक आ गई है। यानी अयोध्या धाम में गत वर्ष 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आया था। 6 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में। जिस अयोध्या में बामुश्किल कुछ लाख श्रद्धालु आ पाते थे, आज गत वर्ष 6 करोड़ श्रद्धालु आए थे और इस वर्ष तो ये संख्या और भी बढ़ेगी। 2014 के पहले जिस देश के बारे में लोगों के मन में प्रश्न खड़े होते थे, क्या होगा भारत का, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी का देश कहां जा रहा है, व्यापक भ्रष्टाचार 2014 के पहले, पहचान का संकट, आम जन को शासन की सुविधाओं से वंचित करने का कुत्सित प्रयास, आस्था पर होने वाले प्रहार, लगातार भ्रष्टाचार और बेईमानी के नित नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे थे। 2014 में सौभाग्य से भारत माता के एक सपूत को देश का नेतृत्व मिला और नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जब वह भारत माता का सपूत भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भारत की सत्ता का संचालन करने लग गया, देखते ही देखते भारत की तकदीर भी और भारत की तस्वीर भी बदलती हुई नजर आई है। लखीमपुर खीरी में सीएम योगी ने विपक्षी दलों पर करारा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 2014 के पहले केवल कब्रिस्तान के बाउंड्री वॉल बनाने के पैसे मिलते थे। सीएम योगी ने कहा, हमने फैजाबाद और इलाहाबाद का नाम बदला, अब मुस्तफाबाद का नाम बदलकर कबीर धाम किया जाएगा। लेकिन इससे पहले पैसा कहां जाता था? कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था। आप सोचो ना, मैं जब यहां पर आया तो मैंने इस गांव के बारे में पूछा, मुझे बताया गया गांव का नाम है मुस्तफाबाद। मैंने कहा कितनी मुस्लिम आबादी रहती है यहां पे? कहा एक भी नहीं, लेकिन नाम मुस्तफाबाद हो गया। हमने कहा भाई अब ये नाम बदलना चाहिए, मुस्तफाबाद ने कबीर धाम इसका नाम रख दो।
हम प्रस्ताव मंगाएंगे, यहां से प्रस्ताव मंगा करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा देंगे। बहनों और भाइयों, यही है आत्मीयता का भाव। उन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद किया था, प्रयागराज को इलाहाबाद किया था, कबीर धाम को मुस्तफाबाद किया था, और ये हमारी सरकार है, फैजाबाद को अयोध्या बना रही है, इलाहाबाद को प्रयागराज बना रही है, और मुस्तफाबाद को फिर से कबीर धाम स्थल बना करके उस गौरव की पुनर्स्थापना के कार्यक्रम के साथ आपको जोड़ रही है। सीएम योगी के बिहार प्रचार को लेकर रविकिशन ने कहा कि विरोधी झूठ न फैलाएं। सीएम योगी बिहार में स्टार प्रचारक के तौर पर प्रचार करेंगे और हर कोई उनकी रैलियों का इंतजार कर रहा है। विरोधियों की साजिश है। पार्टी संगठन महाराज जी का डिमांड हर जिले में है, सब कुछ है, और महाराज जी जा रहे हैं तो विरोधी लोग सुन लो, ये अफवाह फैलाना बंद कर दो। महाराज जी 2 सभा के बाद अब जाएंगे बिहार, और उसके बाद वो 9 तक वहां पर हर जगह प्रचार करेंगे। पार्टी के साथ पूरा मोदी जी नीतीश जी के सपनों के साथ सब पूरा सरकार बनाने तक महाराज जी रहेंगे। ये जो भी फैला रहा है इस झूठ को आप लोग छोड़ दीजिए। अब इस ओछी राजनीति पे कृपया विरोधी लोग ना उतरें। संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता तारिक सईद अज्जू ने कानपुर हाईवे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के नजदीक एक होर्डिंग लगवाई। इस होर्डिंग में बीजेपी की डबल इंजन सरकार को चुनौती देते हुए अखिलेश यादव को सिंगल इंजन और सुपर इंजन की सरकार बताया गया। होर्डिंग में लिखा है, फिर से चलेगी समृद्धि की बयार जब 2027 में आएगी पीडीए सरकार। इस होर्डिंग में पीडीए की नई परिभाषा में प्रगतिशील, दूरदर्शी और अमन पसंद बताया गया है। होर्डिंग में एक ट्रेन भी बनी है जिसके ड्राइवर अखिलेश यादव का कार्टून है, और फिलहाल ये होर्डिंग राजनीतिक इलाकों में चर्चा का सबब बनी हुई है। यादव जी जो उत्तर प्रदेश के सिंगल इंजन है और सुपर इंजन है, ये इस रूप में हमने उनको देखा है। इसका उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव में सारे इंजनों को पछाड़ करके हमारा इंजन गठबंधन के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ा है, और उत्तर प्रदेश की लोकसभा में 37 सीट, गठबंधन के साथ 43 सीट जीतने का काम किया है। उसी कड़ी में हमने सोचा कि इस इंजन की बात करना बहुत आवश्यक हो गया है इस राजनीतिक दौर में, क्योंकि इंजन अभी 27 में भी बड़ी तेजी से चलेगा। अब उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर संगम नगरी प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के एक नेता ने कानपुर हाईवे पर एक होर्डिंग लगाई है, और ये होर्डिंग चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल जहां पर भी बात की जाती है, बीजेपी की ओर से डबल इंजन की सरकार कहा जाता है केंद्र और प्रदेश की सरकार को मिलाकर, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता तारिक सईद अज्जू ने जो पोस्टर लगाया है उसमें अखिलेश यादव और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की तस्वीर मौजूद है। खुद उन्होंने अपनी तस्वीर लगाई है और इसमें लिखा है कि फिर से चलेगी समृद्धि की बयार जब 2027 में आएगी पीडीए की सरकार। सिंगल इंजन बताया है अखिलेश यादव को, और एक रेल का इंजन भी इस होर्डिंग में दिखाया गया है। पीडीए का मतलब बताते हुए इसमें बताया गया है कि प्रगतिशील, दूरदर्शी और अमन पसंद, यानी कि एक नई परिभाषा तारिक सईद अज्जू ने, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने यहाँ दी है। कल्कीधाम पीठ के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल के एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, संभल के सांसद दुर्भाग्य से सांसद हैं, पता नहीं जनता ने बर्क को क्यों चुना। उन्होंने आरोप लगाया कि संभल को बर्बाद करने का काम बर्क ने ही किया है, और ये अभी भी संभल को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जितना हिंदू मुसलमान में नफरत फैलेगी उतनी ही इनकी कुर्सी मजबूत होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि संभल के सांसद सच्चे मुसलमान नहीं हैं। देखिए, संभल के जो सांसद हैं ये दुर्भाग्य से सांसद हैं। ये सांसद क्यों बने, कैसे बने, संभल की जनता ने इनको क्यों चुना, जबकि संभल को बर्बाद करने का काम इन्होंने ही किया है, और ये अभी भी संभल को दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है जितना हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलेगी उतनी ही इनकी कुर्सी मजबूत होगी। अब फैसला संभल के मुसलमान भाइयों को करना है कि ये देश
जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है। लेकिन संभल के जो सांसद हैं वो सच्चे मुसलमान नहीं है। सच्चा मुसलमान होने के लिए वंदे मातरम कहना बड़ा जरूरी है, मादरे वतन को माथा झुकाना बड़ा जरूरी है। वहीं अनुराग भदौरिया ने प्रमोद कृष्णम पर पलटवार किया और कहा, धर्म के नाम पर राजनीति बंद करें। राजनीति अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है, धर्म आस्था का विषय है। धर्म के नाम पे राज ना हो तो अच्छा है। और अगर आप किसी विशेष समुदाय की बात करके आप राजनीति करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि चाहे सिख समाज हो, चाहे दूसरे समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे बौद्ध समाज हो, चाहे यहाँ पे जैन समाज हो, या यहाँ पे और भी दूसरे हमारे जो समाज के लोग हैं, सभी का सम्मान होना चाहिए। तेजस्वी यादव के वक्फ कानून को कूड़े में फेंकने के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस वक्त अहंकार में चूर हैं। तेजस्वी यादव ने वक्फ पर बने नए कानून के सिलसिले में कहा कि अगर मेरी हुकूमत आएगी तो कानून को हम फाड़ देंगे और इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। देखिए कितना ये अहंकार है, कितना तकब्बुर और गुरूर में चूर चूर ये जुमले बोले जा रहे हैं वक्फ कानून के सिलसिले। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसाक गोरा ने मुस्लिम महिलाओं को पाकिस्तानी सीरियल से दूर रहने की नसीहत दी है। मौलाना कारी इसाक गोरा ने कहा कि आज हमारे समाज में घरेलू कलह और तलाक के मामले बढ़ रहे हैं। जो चीजें हम टीवी पर देखते हैं उन्हें जिंदगी की हकीकत समझ बैठते हैं। आजकल बहुत सी औरतें पाकिस्तानी सीरियल देखती हैं और उनमें जो दिखाया जाता है वही बातें धीरे धीरे हमारे असल घरों में दाखिल हो रही हैं। आजकल हमारी खवातीन जो हैं पाकिस्तानी सीरियल में मसरूफ हो गई हैं। वो देखती हैं, वहां पर सीरियल में दिखाया जाता है कि सास बहू के झगड़े, मायके और ससुराल की तकरार, और मर्द को दुश्मन की तरह दिखाया जाता है। यकीन मानिए हमें ऐसे फितनों से बचना चाहिए और हमें अपनी जिंदगी को इस्लामी तालीमात के मुताबिक जीना चाहिए, तभी हमें सुकून मिल पाएगा। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं सीएम धामी ने कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि लोक खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों से उन्होंने कहा कि वो खेल महोत्सव में पूरे उत्साह के साथ खेलें। वहीं खेल महोत्सव में सीएम धामी ने खिलाड़ियों के साथ कबड्डी भी खेली। खिलाड़ियों को हौसला भी सीएम धामी ने बढ़ाया। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकेडमीज की स्थापना की जा रही है, जिनसे हर साल 1000 खिलाड़ी निकले। इस खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे सभी खिलाड़ियों को, छात्रों को, छात्राओं को अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन का अवसर मिलेगा, खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। और हम राज्य के अंदर प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, जहां हमने नई खेल नीति प्रारंभ की है, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना प्रारंभ की है, हम राज्य के 8 प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों का निर्माण भी कर रहे हैं, खेल लीगेसी प्लान भी बना रहे हैं, जिसमें हमारे 1000 खिलाड़ी प्रतिवर्ष वहाँ से प्रशिक्षित होकर निकलेंगे। और इस वर्ष राष्ट्रीय खेलों में हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 103 पदक जीतकर खेल तालिका में हम 7वें स्थान पर आ गए, जो हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। और ये प्रतियोगिता राष्ट्रीय खेलों की हमारे राज्य के लिए देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि की ओर भी हमारा मार्ग प्रशस्त करने में बहुत बड़ी प्रेरित और बहुत बड़ी सहायता होने वाली है। इस खेल महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों को, खिलाड़ियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि वो खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़े, आज अपना करियर बना सकते हैं। राज्य सरकार उनके साथ है।
बिहार चुनाव का सियासी दंगल अब तेज हो चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार चुनाव में प्रचार सभाएं कर रहे हैं। योगी की रैली में भारी भीड़ जुटी थी, जिसमें सीएम योगी ने यूपी मॉडल और बुलडोजर की चर्चा की थी। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी छठ पर्व के बाद बिहार के चुनावी प्रचार में ताल ठोकते नजर आएंगे। अखिलेश यादव की बिहार के चुनाव में एंट्री से इंडिया गठबंधन को कितनी ताकत मिलेगी, ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी प्रदेश में चुनाव हो, सीएम योगी बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हमेशा रहते हैं। बीजेपी के सियासी दंगल में भी सीएम योगी की रैलियों की भारी डिमांड है। हालांकि कई जिलों में सीएम योगी प्रचार भी कर चुके हैं। वहीं अब अखिलेश यादव भी छठ पर्व के बाद में महागठबंधन के लिए बिहार में प्रचार करने के लिए उतरेंगे। वहीं बीजेपी ने इस पर तंज कसा। अब वो दूसरों के प्रचार प्रसार के लिए बिहार जा रहे हैं। वो उस कांग्रेस के प्रचार के लिए बिहार जाएंगे जिस कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में पूछा था कि कौन अखिलेश। अखिलेश के साथ डिंपल यादव का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। उनका कहना है कि बिहार में चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो पूरे देश के आशाजनक होंगे। गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और आप देखेंगे कि जब परिणाम आएंगे तो बहुत ही आशाजनक परिणाम होंगे और पूरे देश के लिए मैं समझती हूँ आशाजनक परिणाम आने वाले हैं। अगर वहाँ पे बुलाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी के रूप में स्टार प्रचारक के रूप में हम जाएंगे। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बिहार चुनाव में अखिलेश यादव का इस्तेमाल महागठबंधन उन इलाकों में करना चाहेगा जहां पर मुस्लिम वोट बैंक है। बिहार के जिलों का भी आपस में रोटी बेटी का रिश्ता है, तो वो चुनावी समीकरणों में कई मायने में फायदा करता है। तो अखिलेश यादव उसी समीकरण के तहत अपनी यात्रा कर रहे हैं और ये गठबंधन को मजबूती देने का भी एक प्रयास है। यूपी से सटे बिहार के जिलों में अखिलेश यादव प्रचार करते नजर आएंगे, क्योंकि बिहार का जातीय और क्षेत्रीय समीकरण कई मायनों में यूपी से मिलता जुलता है। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।